हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको MS एक्सेल 2010 का फॉर्मूला मेनू। तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो भी MS एक्सेल में जो बेसिक फॉर्मूलाज जो होते हैं तो उसकी मैंने यहाँ पे लिस्ट आपके लिए बना दी है, जिसमें मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, इनके लिए जो अदर जो वीडियो जो फंक्शंस हैं, अगर आप उनके बारे में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो लॉजिकल फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन जो है वो आपको यहाँ बताए जाएंगे, और टेक्स्ट फंक्शन जो बताए जाएंगे, और डेट एंड टाइम, लुकअप और रेफरेंस वाले और स्टैटिकल फंक्शन। तो ये फंक्शन आपको बनाए जाएंगे। अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल। तो आप देखिए यहाँ से पेज लेआउट मेनू आप पढ़ चुके हैं, इंसर्ट आप पढ़ चुके हैं, होम आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला मेनूज। तो फॉर्मूला मेनू में देखिए दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग तरीके के यहाँ पे जैसे फंक्शन बने हुए हैं। तो अब इसमें हम एक एक कैटेगरी वाइज जो फॉर्मूले हैं उसका स्टडी अभी हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस बने हुए हैं उससे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो हैं ये काफी सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो कॉमन फंक्शन है जो मैक्सिमम आपकी स्टडी में काम आते हैं तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ABS। तो जो ABS जो फॉर्मूला होता है इसका मतलब है ABS मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या करता है कि कोई भी वैल्यू जो आप यहाँ पे लिखोगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो आप देखेंगे जो आंसर आ गया है वो नेगेटिव जो वैल्यू थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से अगर आपने कभी भी जैसे मान लो कि माइनस में अगर आपने वैल्यू यहाँ पे टाइप कर दी है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो माइनस की वैल्यू है और उसको अगर आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि नेगेटिव वैल्यू अगर शो नहीं हो तो आप ABS फॉर्मूला लगा के A1 को सेलेक्ट करके और एंटर दबाएंगे तो जो सारी जो वैल्यूज होंगी वो सभी की सभी आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन पे। तो अगला फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सीलिंग। तो CEIL जब आप फंक्शन लिखते हैं तो अपने आप लिखा हुआ आ जाता है। तो सीलिंग में आपको लिखना है कोई भी जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद में अगर आप जो भी जैसे पॉइंट्स आप लगाते हो, जैसे दशमलव के जो निशान आप लगाते हो, उसके बाद अगर आप पहले स्थान तक मतलब कितने स्थान तक आपको करना है, मतलब सिग्निफिकेंस आपको लगाना है, इट रिटर्न्स डाउन ए नंबर अप इन ए सिग्निफिकेंस ऑफ नियरेस्ट नंबर। तो सीलिंग का मतलब होता है सीलिंग फैन। दोस्तों जैसे सीलिंग फैन होता है तो क्या लेके जाता है ऊपर, वैल्यू ऊपर की तरफ। भाई छत का पंखा जो होता है सीलिंग फैन जिसको हम बोलते हैं वो ऊपर की तरफ लगता है, और ऊपर की तरफ लगता है इसका मतलब वैल्यू भी ऊपर की मिलेगी आपको। तो यहां से आप देख सकते हैं 23.4541 जो मैंने लिखा है इसका आंसर 23 की जगह ऊपर आके 24 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे जो इससे जस्ट ऊपर की जो वैल्यू है मतलब 23 से जस्ट ऊपर की जो वैल्यू है वो आपकी 24 आती है। तो बढ़ते हैं हम आगे फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारा फ्लोर। तो फ्लोर फंक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी अगर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं और इसके आगे हमने यहाँ पे जैसे पॉइंट्स लगा दिया है तो इसमें हम देखेंगे कि हमने जैसे मान लो पॉइंट्स में लगाया और यहाँ पे मैंने पहले स्थान तक अगर इसको लिख दिया है तो आंसर आएगा इसका 34। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, जमीन पे। तो ये वैल्यू लेगा नीचे वाली। तो देखिए आप, तो यहाँ पे आंसर आ गया है 34। समझ गए होंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम आगे अगला फंक्शन की तरफ। तो सीलिंग और फ्लोर में अंतर आप समझ गए होंगे। सीलिंग में जो वैल्यू आती है वो ऊपर की तरफ आती है, मतलब की जस्ट बड़ी वैल्यू, और फ्लोर में जो वैल्यू आती है जस्ट नीचे वाली वैल्यू आपकी आती है। इट रिटर्न्स राउंड ए नंबर डाउन इन सिग्निफिकेंस ऑफ नियरेस्ट इंटीजर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा फैक्ट। तो फैक्ट के लिए हम जो फैक्टोरियल निकालने के लिए अगर हम किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल अगर निकालना चाहते हैं तो आपने जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल आपको निकालना है तो ये कैसे निकालेगा, आंसर आपका आ गया 120। तो कैसे आया कि आप इस तरह से कर सकते हैं कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 120। मतलब 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई अगर आपको 3 से करना है तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 120 इसका आंसर आपके आ जाता है। तो आप किसी भी वैल्यू का अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहां से फैक्टोरियल आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अगले फंक्शन पे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आपका आता है फैक्ट डबल। तो फैक्ट डबल में आपको किसी भी वैल्यू का अगर आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो एक एक आपको स्किप करना होगा। तो जैसे मैंने 7 का फॉर्मूला अगर निकाला तो 7 का फॉर्मूला निकलेगा 7 गुना 5 गुना 3 गुना 2 नहीं आएगा 1 आएगा, मतलब 1 को छोड़ के 1, क्योंकि इसका आंसर किस तरह से बनेगा
7 गुना 5 गुना 3 गुना 1, मतलब एक एक को छोड़ता हुआ चलेगा और आंसर आपके सामने आ जाएगा। फैक्ट डबल, मतलब कि एक एक को स्किप करते हुए। अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम। जीसीडी। जीसीडी होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे मेरे को 12 का और 24 और 72, मतलब जिसको हम कह सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, इसको बोला जाता है लघुत्तम समावर्ती जिसको बोला जाता है। तो आप इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 72 जो है, इसका आंसर आ गया 12। मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी डिवाइड करती है, 24 को भी डिवाइड करती है और 72 को भी डिवाइड करती है। तो जीसीडी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आपने निकाल लिया। जीसीडी इज द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू विच डिवाइड्स ऑल इनपुट नंबर्स। फिर अगला फॉर्मूले की तरफ आते हैं हम। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा है कि 5 लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 और 45। तो ये वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब यह है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इन सभी को डिवाइड, जिसमें ये सभी वैल्यू डिवाइड हो सके। तो आंसर आएगा इसका 90। तो 90 ऐसी वैल्यू है जो कि 5 से भी डिवाइड होती है, जो कि 10 से भी डिवाइड होती है, 15 से भी होती है, 45 से भी होती है। आप कह सकते हो कि आंसर 90 क्यों, 180 भी तो ऐसी वैल्यू है, लेकिन हमने बोला लिस्ट, जो कि सबसे नजदीक की जो वैल्यू है केवल वो ही आप इधर से निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कोई सी नहीं है। समझ गए होंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले फॉर्मूले की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं मोड फंक्शन। तो मोड फंक्शन में क्या होता है कि आप किसी भी वैल्यू में, जैसे अगर मैं 7 से मैंने डिवाइड किया तो 7 पंजे 45, तो आंसर आएगा 0। सॉरी, अगर हम भाग देंगे, मतलब 45 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 छिका 42 होता है, और 42 के बाद में जो शेषफल बच जाता है जैसे कि 3, तो आंसर आ जाएगा 3। मतलब कि ये मॉड्यूलस निकालता है, रिमाइंडर वैल्यू आपके सामने शो करता है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 80, तो 80 में डिवाइड होने के बाद कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी वैल्यू को डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचता है वो आपके सामने आ जाता है। जैसे 80 में 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 8 बचेगा। चलो बढ़ते हैं आगे फॉर्मूले की तरफ। फिर आपका है प्रोडक्ट, PRO। जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने अपने आप ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो प्रोडक्ट लेने के बाद आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोमा लगा के, और एंटर दबाएंगे तो आपका जो आंसर है 120 आपका आ गया है। हुआ ये है दोस्तों इसमें कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 को मल्टीप्लाई किया गया है और 120 आंसर आ गया है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे कि 2 3 4 अलग अलग कॉलम में अगर वैल्यू है तो भी आप इसको यहाँ पर एक साथ अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले, और सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह से रेंज में लेंगे तो भी आंसर आपका आ जाता है। मतलब 2 गुना 3 गुना 4 का आंसर जो है वो 24 आपका आ गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला है हमारा पावर। तो पावर जो फॉर्मूला है वो है आपका कि आपको प्रत्येक फॉर्मूला इक्वल के चिन्ह से आपको स्टार्ट करना होता है दोस्तों। तो यहाँ से पावर निकालनी है, मतलब कि आपको मान लो कि 3 की पावर 4 निकालनी है, मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 81। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। आप किसी भी वैल्यू की पावर निकालने, जैसे 2 की पावर आपको 10 निकालनी है कि 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 1024। तो इस तरह से आप पावर बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। और जो फॉर्मूले जो फंक्शन जो होते हैं ये आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। जिस काम को करने में आपको काफी टाइम लग सकता है तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। उसके बाद में हम आता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे निकाला, जैसे 100 का निकालना है तो जाहिर सी बात आपको पता है कि 10 होता है। तो किसी का भी अगर वर्गमूल आप निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैंने 121 का निकालना है तो 11 आपका आ जाता है। और अगर आप पॉइंट्स में भी निकालना चाहते हैं तो भी दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट्स में भी आंसर निकाल के देगा, लेकिन अनंतम वैल्यू इसमें आ जाती है। तो वर्गमूल निकालने के लिए SQRT फंक्शन काम में लेते हैं। और बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, वो है आपका रोमन संख्या निकालने के लिए। तो दोस्तों जो रोमन संख्या होती है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 आपको लेना है और सीरीज यहाँ से आपको भरनी है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया है। आपको मैं दोस्तों जानकारी दे दूं कि जो रोमन संख्या होती है वो केवल 4000 तक नहीं होती है, 3999 तक ही होती है। मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने 4000 तक ले लिया है, और इसको मुझे रोमन संख्या में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, ROMAN रोमन आपको लिखना है, और उसके बाद इस वैल्यू को आपको सिलेक्ट करना है A1 को, और एंटर दबाते ही और यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रोमन वैल्यू है वो आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से आप रोमन नंबर की जो सीरीज है वो बना सकते हैं। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि
रोमन संख्या जो होती है वो केवल 3999 तक ही होती है, इससे आगे इसमें वैल्यू नहीं होती। और आपके कई जो एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछा भी जाता है कि जैसे एक्सेल की वो क्या होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 50 को जैसे एल बोला जाता है, आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि 100 को सी बोला जाता है, और इसी तरह से 500 को डी बोला जाएगा। तो आपको इस चीज के बारे में आपको समझना होगा। तो इस तरह से आप रोमन संख्या भी निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले दोस्तों आपने जो पढ़े हैं ये है आपके कौन से फंक्शन, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री के। तो फंक्शन बहुत सारे हैं, और अगर आप किसी और फॉर्मूले के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम और भी इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे डी मैंने आपको बताया, तो 500 के लिए जैसे डी होता है, इसी तरह से आपको जो मोटे मोटे जो डिजाइन है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जैसे कि 100 को m बोला जाता है दोस्तों, याद रखना। इसी तरह से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है, तो कंटिन्यू बने रहिए। तो आगे हम बात करेंगे आपके लॉजिकल फंक्शन की, बने रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में, और आज हम बात करेंगे फॉर्मूला बार में टेक्स्ट फंक्शन की। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला है हमारा टेक्स्ट फंक्शन में, तो इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है हमारा कॉनकैटनेट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया है, जैसे मैं अलग अलग टेबल में अलग अलग जो कॉलम होते हैं वहां पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने योगेश कुमार, और यहाँ पे मेरे को एक एक्स्ट्रा स्पेस अगर मैं दबाता हूँ तो मुझे वो एक्स्ट्रा स्पेस मुझे आगे मिल जाएगा, और मैंने यहाँ पे उसको प्रेस कर दिया है। और अगर मैं अब यहाँ पे कॉनकैटनेट जो फंक्शन है तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आ जाता है। जैसे मैंने ये और फिर ये और फिर ये जो 3 मैंने एक साथ ले लिए, उसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि जो तीनों नाम हैं वो एक साथ आपके आ गए हैं। तो टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू आप यहां से देख सकते हैं कि आप कोई भी जो नाम है जिनको आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो उसको आप एक साथ ग्रुप कर सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। जैसे कि मान लो कि आपने अगर अलग अलग कॉलम में, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो कि आपने अलग अलग कॉलम में अगर आपने कोई वैल्यू ली है, जैसे कि आपने मान लो मकान नंबर लिया है, या आपने कुछ स्ट्रीट का नंबर है, जिले का नाम है, तो अगर आप चाहते हो कि पूरा एड्रेस एक साथ आ जाए तो आप कॉनकैटनेट नाम का जो फंक्शन है उससे यूज में ले सकते हैं। अगला फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला फंक्शन है आपका लेन। लेन मीन है लेंथ। तो ये क्या करेगा कि जो भी आप टेक्स्ट इनपुट के रूप में देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट के रूप में दे दिया है, तो ये काउंट करेगा। तो टोटल आपको बताएगा कि 18 कैरेक्टर्स आपके विद स्पेस काउंट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योगेश कुमार गुप्ता में 18 कैरेक्टर्स हैं। हाँ, यहाँ पे जो स्पेस है एच और के बीच का जो स्पेस है, और आर और जी के बीच का स्पेस, और लास्ट का जो स्पेस है वो भी इसमें काउंट होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इसमें लेंथ के में आपकी जो स्पेस होती है वो भी काउंट होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका लोअर। अगर आपने कैपिटल लेटर में कर दिया है और आप चाहते हैं कि छोटी एबीसीडी में ये कैरेक्टर्स आए, तो इसके लिए आप यहां से ले सकते हैं। देखो दोस्तों, पहले बात तो ये पहले से ही लोअर केस में है, तो लोअर केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो मैं पहले इसको अपर केस में एक बार कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूं। तो जो भी आपने जो लिया है इसको अगर आप अपर केस में करेंगे तो ये जो स्मॉल जो कैपिटल लेटर जो होती है तो ये आपको कैपिटल लेटर में आपको ये नजर आता है। तो इस तरह से आप इनपुट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको वापस से लोअर केस में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। तो लोअर केस में अगर आपको करना है तो आप देखेंगे कि जो कैपिटल लेटर में जो लिखे हुए हैं वो आपके स्मॉल लेटर में आ गए हैं। दोस्तों अगला फंक्शन है हमारे प्रॉपर फंक्शन। तो प्रॉपर फंक्शन को मैंने यहां से सेलेक्ट किया। तो ये प्रॉपर फंक्शन क्या करता है कि आपका जो भी आपने जो इनपुट के रूप में जो दिया है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर दिया करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो स्मॉल लेटर में जो नाम लिखा हुआ था इसमें पहला लेटर वाई, के और जी को कैपिटल लेटर में कर दिया है। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो लेटर है वो आपका कैपिटल हो जाए तो वो आप इस तरह से करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका आता है कैरेक्टर फंक्शन। तो कैरेक्टर फंक्शन जो होता है ये आस्की कोड को इंफॉर्मेशन को शो करता है। आस्की मींस अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज में 65 का मतलब होता है कैपिटल ए। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे अगर नंबर डाल देता हूं, जैसे कि मैंने डाला 65, तो 65 का अगर हम कैरेक्टर कोड निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा ए। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ए का जो
कोड होता है वो होता है 65। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 90, तो जो 90 का जो करेक्टर जो आस्की कोड होता है वो होता है जेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और स्मॉल लेटर में भी एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे अगर आप लेते हैं 97, तो इसका जो आस्की कोड होता है वो होता है ए, स्मॉल ए। और यहाँ पे अगर हम जो लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 122, तो ये आ जाएगा स्मॉल जेड। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आप देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने बी ले लिया, तो बी के अकॉर्डिंग जो भी होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले दिया है कि 66 मैंने अगर यहाँ पे ले लिया तो कैपिटल में आपको बी मिल गएगा। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में आते हैं। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो वो आपका फंक्शन है कोड। तो कोड फंक्शन जो है, इसमें बीच में आप जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है योगेश, तो मैंने यहाँ पे जो मेरा नाम लिखा और इसको मैं करेक्टर में देखूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि जो फर्स्ट लेटर जो होगा, जो फर्स्ट लेटर जो होता है उसको ये आउटपुट बताएगा। कोड में आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, इसमें आपको डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है दोस्तों इसमें। तो डबल इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद देखेंगे कि जो y का जो कोड है, जो y का कोड है वो 121 होता है, वो आपके सामने शो हो रहा है। तो दोस्तों आपने भी मैंने बताया था कि z का कोड 122 होता है, तो y का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 121। तो आप यहाँ से आंसर इसका देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आस्की कोड भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो टेस्ट के बहुत से फंक्शन जो इसमें दिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ से करके देख सकते हैं। आगे हम इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं। जैसे एक रिप्लेस फंक्शन है, तो आप ये भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि जो भी ओल्ड टेक्स्ट है उसमें आप कोई टेक्स्ट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रिप्लेस टेक्स्ट के थ्रू भी आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक बार मैं बता दूं, जैसे कि रिप्लेस फंक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ओल्ड टेक्स्ट ये है, स्टार्टिंग नंबर जैसे योगेश कुमार है, तो कुमार की जगह अगर आप जैसे 6 नंबर पे 7 नंबर पे कुछ करना चाहते हैं, 7 से लेकर 9 तक अगर आप करना चाहते हैं और नए की जगह आप मिस्टर लगाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे जो आउटपुट है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये यहाँ पे जो कैरेक्टर आपने जो लिखा है, मैं एक बार वापस से लिख के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है योगेश कुमार गुप्ता, तो मैंने यहाँ पे जो नाम ले लिया है, अगर आप इसको रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फंक्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे भी यूज में लेके देख सकते हैं, जैसे कि रिप्लेस। तो ओल्ड टेक्स्ट जो है वो आपका जैसे ये वाला है, और अगर आप जो चेंज करना चाहते हैं वो आपका जैसे मान लो कुमार की जगह मिस्टर लगाना चाहते हैं, तो ये आपका 7th कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। और कितने कैरेक्टर, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओनली 2 कैरेक्टर, और नया जो वर्ड है वो मैंने डालना है मिस्टर। तो आप यहाँ से ओके करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो योगेश कुमार गुप्ता था उसकी जगह योगेश MR लगा हुआ आ गया और बाकी के कैरेक्टर एज इट इज आ गए हैं। तो कई बार किसी नाम में, किसी अक्षर में, किसी के सरनेम में अगर आप गलती से कर देते हैं तो उसको आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्टैटिकल फंक्शन की तरफ। तो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो उसकी तरफ हम करने से पहले हम देख लेते हैं कि कुछ वैल्यूज में जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको साउंड भी आ रही होगी, मैं कीबोर्ड से यहाँ पे कुछ वैल्यूज को मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, और कुछ वैल्यूज इनपुट करने में मैं कुछ जो कॉलम्स है वो उनको मैं खाली भी करूंगा जिससे आपको मैं बता सकूं। तो स्टैटिकल फंक्शन में हम आगे आते हैं। तो काउंट, तो आपको एक काउंट करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ जो संख्या है, मतलब जो वैल्यूज है वो कितनी है। तो मैंने यहाँ से इसको काउंट किया तो आप देखेंगे कि ये टोटल 8 संख्याएं हैं। A1 से लेकर A11 तक टोटल 8 संख्याएं इसमें मौजूद हैं। हाँ, वैसे तो आप देखोगे कि 11 तक आ रहा है, लेकिन ये जो खाली है उसको ये काउंट नहीं कर रहा है। तो काउंट किसको कर रहा है? जो कि संख्या भरी हुई है। अगला जो फंक्शन हो सकता है, जैसे मैं बात करूं कि जैसे काउंट ब्लैंक, अगर आपको लग रहा है कि जैसे मान लो कि कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए, जैसे मान लो अगर किसी ने अमाउंट दिया है और हम ये निकालना चाहते हैं, तो काउंट ब्लैंक अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे कि 3 लोगों ने पैसे नहीं दिए, इसीलिए उसका हिस्सा खाली रह गया। तो जो वैल्यू अवेलेबल नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज में मान लो सभी बच्चों ने आधार कार्ड जमा करवाया लेकिन कुछ बच्चों ने आधार कार्ड जमा नहीं करवाया, तो हमको अगर ये फाइनलाइज लिस्ट निकालनी हो कि टोटल कितने बच्चों ने आधार कार्ड जमा नहीं कराया, तो हम यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हैं काउंट ब्लैंक। तो इसमें जो भी ब्लैंक सेल जो होंगे उसको काउंट करके ये आउटपुट के रूप में आपको दे देता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा मैक्स। तो मैक्स फंक्शन जो होता है ये क्या करेगा कि जो भी आपने वैल्यूज दी है इसमें से जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसको ये आउटपुट के रूप में दे देता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस टोटल संख्या में जो संख्या यहाँ पे आपको जो नजर आ रही है, इसमें 547 जो है वो आपकी सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से भी देखना चाहते हैं
तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने मैक्स लिख दिया और कोई वैल्यू मैंने इस तरह से ले ली, तो आप यहाँ से कोई भी वैल्यू अगर आप डाल के देखेंगे तो भी इसमें भी आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7 है, तो वो आपको बता देगा। इसी तरह से इसका अपोजिट फंक्शन है मिन, तो मिनिमम जो फंक्शन है वो इसमें से मिनिमम सर्च करके आपको दे देगा। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 2 है, जो आपके आंसर के रूप में आपको आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम पूरी रेंज में निकालना चाहते हैं तो पूरी रेंज को आप इस तरह से सेलेक्ट कर ले और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो जो इस रेंज में जो भी मिनिमम वैल्यू है जो कि 23 है वो आपके सामने आ जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन की तरफ। तो अगला फंक्शन है हमारा एवरेज। तो एवरेज मैंने यहाँ पे लिख दिया है और एवरेज के बाद में मैंने इसका टोटल लगा के उतनी संख्याओं से हम डिपॉजिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं 243.5। क्योंकि अगर हम इसका सम करेंगे तो ये जो टोटल 8 संख्याएं जो आपको मौजूद है उन संख्याओं का औसत निकालने के लिए इस फंक्शन को काम में लेते हैं। तो जैसे मान लो इसका तरीका ये भी हो सकता है, प्रत्येक फॉर्मूला बराबर के चिन्ह से स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे एवरेज है और मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है मैं इस तरह से भी फीड कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने 5, 7, 6 एनीथिंग, अभी बीच में 2 कोमा जो मैंने लगा दिए हैं, गलती से लगा दिए हैं, लेकिन कंप्यूटर स्मार्ट है, वो आपका इसको सही कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल संख्याओं का ऐड करने के बाद, जोड़ करने के बाद 5 संख्याओं से डिवाइड करने पर आंसर आपका 4.33 आ जाता है। तो इस तरह से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। फिर अगली बार अगला जो फंक्शन है आगे बढ़ते हैं वो आपका लार्ज। तो जो लार्ज फंक्शन है, ये लार्ज फंक्शन आपका क्या यूज में आता है कि जो भी आप एरे ले रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया है और इसमें पूरे एरे में अगर आपको सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो आपको निकाल सकते हो 547। लेकिन दोस्तों आप ये बोलोगे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम मैक्सिमम से भी निकाल लेते, लेकिन दोस्तों इसमें आपने मैक्सिमम निकाला है और अगर मान लो मुझे सेकंड लार्जेस्ट अगर निकालनी हो तो इस तरह से आप सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि 534 है। अगर आपको थर्ड लार्जेस्ट निकालनी है तो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। इसी तरह से आपको फोर्थ लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है तो भी आप इस तरह से निकाल सकते हो। इसी का जो अपोजिट फंक्शन जो होता है वो होता है स्मॉल। तो स्मॉल फंक्शन जो करता है कि इसमें से अगर आपको फोर्थ नंबर की जो स्मॉल वैल्यू निकालनी है तो आप 67 निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपको सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए 34 आपका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप, ये इस तरह से आप थर्ड लार्जेस्ट भी निकाल सकते हो। तो ये जो फंक्शन आपने जो भी देखे ये आपके स्टैटिस्टिकल जो फंक्शन थे जिसमें आपने एवरेज देख लिया था और काउंट है। तो जो मैक्सिमम जो फॉर्मूले आपके मैक्सिमम जो यूज में आते हैं वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है। और अगर फिर भी अगर आप किसी और फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उन फंक्शंस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग के जो फंक्शन है इसमें से मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन 1-2 फॉर्मूले जो आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो काम आ जाया करते हैं, जैसे कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल टू अगर आप बाइनरी करना चाहते हैं जो कि आपके कंप्यूटर की लैंग्वेज में आती है, तो जैसे मान लो मैंने 15 का बाइनरी निकालना है, आपको पता है कि 1111 जो बाइनरी आता है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप किसी भी संख्या का अगर आप बाइनरी वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बाइनरी टू डेसिमल अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको केवल यहाँ पे 101010 इनपुट के रूप में डालना है और उसका जो डेसिमल वैल्यू होगी वो आपके सामने आ जाती है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग के जो फंक्शन होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्टल टू बाइनरी भी आप कर सकते हैं। जैसे ऑक्टल टू बाइनरी मैंने सेलेक्ट किया तो आप यहाँ से ऑक्टल टू बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप देखिए कि यहाँ पे 8 मैंने लिखा है तो मैंने जानबूझ के इसको गलत कर दिया, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्टल वैल्यू जो होती है वो 0 to 7 तक ही होती है। अगर मैं 7 तक की वैल्यू लूंगा तो ही आंसर आ सकता है। मतलब अगर आपने कोई भी डिजिट ऐसे ले लिया, जैसे मैंने 156 लिख दिया, तो ये इस वैल्यू का तो ये निकाल देगा, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट जो है वो 8 से मतलब 7 से ऊपर नहीं है। तो ये वैल्यू इस तरह से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो वैल्यू होनी चाहिए ऑक्टल टू बाइनरी निकालने के लिए ये आपकी 8 की डिवाइडेशन में ही होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, तो जो फंक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इनके बारे में अगर आप ज्यादा चाहें तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो इस तरह से आप दोस्तों आप भी आपने देख लिया होगा कि इसके बारे में हमने टेक्स्ट फंक्शन में देखे,
स्टैटिस्टिकल फंक्शन देखे और इंजीनियरिंग फंक्शन हमने देख लिए हैं। और हम आगे बढ़ते हैं लॉजिकल फंक्शन की तरफ। तो जो लॉजिकल फंक्शन है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक फंक्शन है जैसे हमारा कि एंड, आप स्मॉल बी में भी ले सकते हैं, कैपिटल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो लॉजिक डालने होते हैं। जैसे मैंने डाल दिया 3 greater than 5 एंड 6 less than 7। तो दोस्तों एंड की कंडीशन ये होती है कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो दोनों कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन गलत है क्योंकि 3 तो 5 से बड़ा है, ये कंडीशन तो गलत है, लेकिन 6 7 से छोटा है, ये कंडीशन सही है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों में से कोई एक ही कंडीशन सही हुई, इसीलिए इसे आंसर जो आएगा इसका आएगा फॉल्स। लेकिन दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया, तब आप देखेंगे तो आंसर आएगा इसका ट्रू, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू आ जाती है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू आ गई है। इसी तरह से अगला फंक्शन है हमारा और का मतलब होता है कि अगर कम से कम एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आंसर आएगा इसका ट्रू और अदरवाइज फॉल्स। तो केवल एक कंडीशन, जब दोनों रिजल्ट जो है, दोनों इनपुट जो है वो आपके अगर गलत हैं तो आपका आंसर फॉल्स में आएगा। अब जैसे यहाँ तो दोनों कंडीशन सही है तो ट्रू आना ही था। हाँ, अगर एक गलत भी कर देता मैं तो भी आंसर ट्रू में ही आता। हाँ, अगर दोनों कंडीशन आपने गलत कर दी है तो आंसर आपका फॉल्स में आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर फॉल्स में है क्योंकि दोनों कंडीशन गलत हो गई है। तो एंड की कंडीशन जो होती है वो होती है कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तब तो आंसर ट्रू में आएगा, नहीं तो फॉल्स में आएगा। और की कंडीशन होती है अगर कम से कम एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो आंसर आपका ट्रू में आता है, नहीं तो फॉल्स में आता है। और एक हमारा जो लॉजिकल फंक्शन जो है वो है आपका नोट, ये अपोजिट कर देता है, ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। जैसे 4 greater than 5, वैसे दोस्तों आपको पता है 4 greater than जो 6 मैंने जो लिखा है ये आपका गलत है, क्योंकि 4 तो 4 से 4 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, लेकिन आंसर इसका ट्रू आएगा क्योंकि इसने इनवर्स कर दिया है। तो जो नोट फंक्शन होता है ये आउटपुट को इनवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है, अपोजिट आंसर इसका आता है। और अगर मैं यहाँ पे जैसे बता दूं कि क्या 2 = 6, वैसे दोस्तों को पता है कि 4 = 6 नहीं होता है, लेकिन आंसर इसका ट्रू आएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको अगर ट्रू की तरह लिख दूं, जैसे कि आपको पता है कि जो 6 जो संख्या है वो 4 से बड़ी है, तो आंसर इसका फॉल्स में आता है। और एक और फंक्शन जो लास्ट फंक्शन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आपका, उसके लिए मैं एक छोटा सा एक असाइनमेंट बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एज, और यहाँ पे मैं कोई एज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि एज जैसे 18 19, मैंने कोई भी जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कंडीशन लगानी होती है इफ। तो इफ के लिए हम जो लगा रहे हैं कि इफ A3 > अगर 18 से ज्यादा है, जैसे आपको पता है कि न्यूमेरिक वैल्यू है तो 18 से अगर ज्यादा है तब तो वोटर मतलब वोट डाल सकता है, नहीं तो वोट नहीं डाल सकता है, नॉट वोटर। तो मैंने यहाँ पे देखो आप, तो आंसर आ गया नॉट वोटर और यहाँ पे आ गया वोटर। तो जो 12 साल का है वो वोट नहीं डाल सकता है, जो 3 साल का है वो वोट नहीं डाल सकता है, लेकिन जो 18 19 और जो 23 साल के हैं वो आपके वोट डाल सकते हैं। तो ये होता है आपका इफ जो फंक्शन होता है, इफ फंक्शन के थ्रू। और इसी के बेसिस पर हमारा कंटिन्यू आगे जो असाइनमेंट हम बनाएंगे, आपको जो मैं अभी प्रैक्टिस में आपको जो बताऊंगा, ये आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किन किन फंक्शनों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तो अगले जो फॉर्मूले हैं इसके बारे में आप कंटिन्यू हमारे वीडियोज को देखें, और इससे पहले के जो वीडियो जो मैंने MS Excel के ऊपर जो बनाए हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं जैसे RSCAT, बेसिक, टैली, DTP, वेब डिजाइनिंग या टाइपिंग, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका कि एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ओके दोस्तों, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको डेट एंड टाइम के फंक्शन। तो डेट एंड टाइम के जो फंक्शन होते हैं, ऐसे तो बहुत से हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम के जो फंक्शन है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इससे पहले आपने काफी जो फंक्शंस थे वो आपने पढ़ लिए हैं। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डेट एंड टाइम फंक्शन पे आपको जाना है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईयर फ्रैक। तो ईयर फ्रैक के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी जो डेट है वो हम यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं। जैसे मैंने 1/1/2020 मैंने यहाँ पे ले लिया है, या 1985 यहाँ पे मैंने 1985 मैंने यहाँ लिख दिया है। और आज की डेट का जो फॉर्मूला है वो है टुडे। अगर आपको आज की जो कंप्यूटर में जो सिस्टम डेट होगी अगर उसको पिकअप करना है तो आज की डेट यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/1/85 से लेकर 4 जनवरी, जैसे कि आज की डेट है 4 जनवरी 2021। तो अगर अपने को इनके बीच का जो डिफरेंस निकालना है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं दोस्तों, जो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आपको फॉर्मूला लिखना है कि आपको यहां लिखना है ईयर फ्रैक, और ईयर फ्रैक लिखने के बाद आप यहां से देख सकते हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग डेट होगी, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये स्टार्टिंग डेट हो गई और ये आपकी एंड डेट मतलब आज की डेट हो गई। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि टोटल 36 साल 36 जो है वो आपका आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर आप निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने साल किसी व्यक्ति ने नौकरी की है। तो बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ। तो टुडे फंक्शन आप समझ गए होंगे। टुडे फंक्शन जो होता है ये आपके कंप्यूटर की जो भी सिस्टम डेट होती है उसको ये पिकअप करता है। अगला फंक्शन है नाउ। जो नाउ फंक्शन है इसके आगे क्या आपको लिखना कुछ भी नहीं होता। नाउ और ब्रैकेट लगाने के बाद आज की डेट और जो कंप्यूटर का जो टाइमिंग होगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि 4 जनवरी 2021 और 8:24 जो है वो आपके यहाँ पर आ गई है। तो अगले फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा डेज 360। तो यहाँ पे डेज 360 जो है 360 आपको यहाँ से ले लेना है। तो इसमें भी आपको लेना है स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट, लास्ट की डेट, और यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं कि 12,963 मतलब टोटल 12,963 दिन होते हैं। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक डाउट हो सकता है कि अगर हम इस डेट में से या इस डेट को अगर लेस करते हैं तो आंसर आता है 13,152, और वैसे जो अगर आप डेट देख रहे हैं तो आता है 12,963। तो इनका गैप क्यों है? तो दोस्तों गैप इसलिए है क्योंकि ये जो कैलकुलेशन जो की गई है ये है 365 दिन के हिसाब से, और ये वाली जो डे कैलकुलेशन जो की गई है ये है आपकी 360। तो मतलब जो 189 दिन का जो गैप आया है ये आपका हर साल के जो 5 दिन एक्स्ट्रा कम किए गए हैं उनको ऐड करके ये बनाया गया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो है 189 जो है ये आपका इस तरह से स्टार्ट होता है -189 तक। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गए आपके डेट एंड टाइम के फंक्शन। ऐसे तो बहुत से फंक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने आपको बता दिए हैं। तो अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आपके आते हैं हम फाइनेंशियल फंक्शन। तो जो फाइनेंशियल जो फंक्शन होते हैं ऐसे तो बहुत से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं कि जैसे हम फॉर्मूला लेते हैं पीएमटी। तो पीएमटी के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट बना के दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है, जैसे व्हीकल मैंने नेम ले लिया है, जैसे मैंने कार नेम यानी यहाँ पे ले लिया, उसकी मैंने यहाँ से प्राइस जो है वो मैंने यहाँ पे ले ली है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट जो है वो मेरे को यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लेना है टर्म, उसके बाद में लेना है मुझे मंथ्स, और फिर उसके बाद हम ईएमआई निकालेंगे। तो ईएमआई कैसे निकालेंगे तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि कार का नाम मैंने जैसे लिख दिया है यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया है कि मारुति 800, और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक्स, मैंने लिखा है यहाँ पे डिजायर, और यहाँ पे मैं बाइक का नाम भी ले सकता हूँ, या मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ व्हीकल नेम जो है मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने मोटरसाइकिल का नाम ले लिया है प्लेटिना, और यहाँ पे मैंने ले लिया है पैशन। तो यहाँ पे आप इसकी प्राइस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया है कि यहाँ पे मैं सेकेंड हैंड गाड़ी है तो मैंने यहाँ पे 1, और इसका नाम मैंने कर दिया है मतलब 2 लाख रुपए, और प्लेटिना का मैंने कर दिया है 50,000। ये राउंड फिगर में मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली आपके समझ में आ जाए। तो इंटरेस्ट रेट जैसे आप 12.5% आप ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों में जो अलग अलग रेट जो चला करती है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से अलग अलग इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। जैसे मैंने 7.7% जो है, मतलब जो भी आपको लेना की इच्छा हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इधर से आप जो भी परसेंटेज आपकी हो वो आप यहाँ पे ले लें। उसके बाद टर्म, क्योंकि टर्म दोस्तों क्या होती है कि आप जो इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं उसकी दर कैसी रहेगी, जैसे वार्षिक रहेगी या 6 महीने से देना चाहते हैं या 3 महीने से देना चाहते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट ज्यादातर जो इंटरेस्ट दिया जाता है
वो वार्षिक दर मतलब ईयरली बेसिस पर दिया जाता है, जहाँ इसलिए वहां पे 12 लिखा जाना चाहिए। फिर कितने महीने की किस्त करवाना चाहते हैं आप, 24 मतलब 2 साल की करवाना चाहते हैं, 36 महीने की करवाना चाहते हैं, 18 महीने की करवाना चाहते हैं या 20 महीने की, कोई भी जो करवाना चाहो बता सकते हो। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ है आपका PMT, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट रेट, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो अपने यहाँ पे लिख दिए, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई टर्म, फिर कोमा लगाना है, फिर मंथ लिखना है, फिर कोमा लगाना है, और फिर जो भी अमाउंट है हमारा वो हमको यहाँ से ले लेना है और एंटर दबा के आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी बन गई है 4,730 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे आपने बना दी है। अब इससे आगे की जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डॉलर में आया है, तो मैं आगे की बता दूं कि जो टोटल पे करना होगा वो कितना करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको मतलब ये तो 1 महीने का अमाउंट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है मंथ से, तो टोटल अमाउंट आ गया हमारा इतना, मतलब 1,13,000 रुपए ये आ गया है। अगर हमको केवल ओनली इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ओनली इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से आपकी ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम माइनस करेंगे, लेकिन चिन्ह प्लस का लगाना है। दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आप जो वैल्यू को भले ही माइनस कर रहे हैं, लेकिन आपको जो सिंबल लगाना है वो आपको माइनस का ही प्लस का लगाना है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये आपको वैल्यू थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा क्योंकि ये डॉलर का जो चिन्ह आ रहा है इसको मैं वापस से कन्वर्ट कर देता हूं, मैं करेंसी या रुपए में या नंबर में बदल देता हूं। तो भी दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये माइनस में शो हो रही है, तो इसको भी आप पॉजिटिव में शो कर सकते हैं। तो मैं इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए यहाँ पे, और मैंने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है, तो नंबर में जाके आप वैल्यू को इजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे की बात समझ लें कि अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए की अगर आपकी जैसे गाड़ी लेते हो तो 12.5% अगर आपकी इंटरेस्ट रेट रहती है, टर्म 12 रहती है, मंथ 24 होते हैं, तो EMI आपकी कितने की पड़ेगी, 4,731 रुपए की आपकी EMI होगी। टोटल पेमेंट आपको इतना करना होगा, और केवल जो इंटरेस्ट है वो आपका 13,538 रुपए जो है वो आपका इंटरेस्ट निकल के आता है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने अगर फॉर्मूला सेट कर ही दिया है तो यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मैं छोटी वैल्यू पे आपको दिखा दूं, जैसे मैंने यहाँ पे 100 कर दिया है, तो 100 पे आप देख सकते हैं कि अगर 12.5% रेट है, टर्म 12 है, 24 महीने की किस्त है, तो EMI 5 रुपए की बनेगी, 114 रुपए आपको पे करना रहेगा, 14 रुपए जो है वो आपका इंटरेस्ट होगा। तो क्योंकि ये जो कैलकुलेशन जो होती है ये आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उसके अकॉर्डिंग और घटते क्रम में होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हो उसके अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट होता है वो कम होता चला जाता है। तो दोस्तों ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। तो PMT का फॉर्मूला एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे लिखना होता है PMT, मतलब इक्वल का चिन्ह आपको यहाँ पे लगाना है PMT, और PMT के बाद में आपको लिखनी है इंटरेस्ट रेट। तो जो भी इंटरेस्ट रेट है जैसे 13.5 डिवाइडेड बाय टर्म, और 24 जो है ये मंथ है, और आपका जो अमाउंट है जैसे 10,000 जो है ये आपका अमाउंट आ जाता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि 10,000 में अगर आप 24 महीने की किस्त करवाते हैं तो किस्तें जो EMI जो बनेगी वो बनेगी आपकी 477 रुपए की। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आती है। और आप ये डॉलर का जो चिन्ह हटाना चाहते हैं तो इसको भी आप यहाँ से नन कर सकते हैं, तो नन में वैल्यू इस तरह की आ जाएगी। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे, बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर भी मैं ऐड कर देता हूँ। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ VLOOKUP और HLOOKUP जो फंक्शन है उसके बारे में। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि ये जो टेबल आपने बनाई हुई है, तो ये टेबल आपकी यहाँ पर तो अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेबल है ये आपको दूसरी जगह पर भी आप इसके जो आउटपुट्स हैं उनको अगर आप यूज में लेना चाहते हैं तो VLOOKUP आप यूज में ले सकते हो। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए आप, तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया आपका VLOOKUP, और लुकअप वैल्यू जो है बराबर वाला जो सेल है वो आपको ब्लैंक ले लेना है। उसके बाद कोमा लगाना है और टेबल एरे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा लगाना है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि आप किस कॉलम के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा यहाँ पे 2 लिख देना है, और उसके बाद फॉल्स पे सेलेक्ट कर लेना है और एंटर यहां से प्रेस कर देना है।
तो दोस्तों समझ गए होंगे, मैं एक बार वापस से देख लो। वी लुकअप A11 जो बराबर वाला जो सेल है वो आपको यहाँ से लेना है। फिर A1 से लेकर I5 तक की जो सीरीज है वो आपको यहाँ पे लेनी है। उसके बाद 2 लेना है, 2 मतलब व्हीकल नेम के अकॉर्डिंग हम वर्क करने वाले हैं, और फॉल्स आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है क्योंकि हमको एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 2, तो 2 का रिकॉर्ड अपने आप आ रहा है, डिजायर है 2 नंबर की गाड़ी, और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जो चेंज करेंगे तो रिकॉर्ड में अब जैसे 5 नंबर का आया नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर एक एरर शो हो रही है नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 का रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पे 4 डाल देंगे तो आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा। जैसे कि 4 नंबर का रिकॉर्ड आप देख पा रहे हैं कि पैशन गाड़ी है और उसकी इंटरेस्ट रेट वगैरह जो भी वैल्यू थी वो क्या है। अब यहाँ पे आप 2 करेंगे तो 2 का रिकॉर्ड आपके सामने है, अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 का रिकॉर्ड आपके सामने। मतलब एक रिकॉर्ड को दूसरी जगह रेफरेंस देना, तो इसको बोला जाता है वी लुकअप। तो वी लुकअप का मतलब होता है जिसमें आप वर्टिकली आउटपुट देख पा रहे हैं, तो ये वर्टिकली हमने आउटपुट देखा। और एक होता है एच लुकअप, मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब यहां से अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, ये तो मैंने 1 से स्टार्ट कर रखा है, तो आप यहां से जब इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए आप ऑटोमेटिक जो रिकॉर्ड है वो भी आप यहां से ले सकते थे। जो भी आपका जो रिकॉर्ड है वो आपका बन जाता है। देखो ये रिकॉर्ड आ गया है, ये रिकॉर्ड भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी प्रेस नहीं करना पड़ा। तो ये होता है आपका वी लुकअप फंक्शन। तो समझ गए होंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप इसी टेबल पे, देखो सीट नंबर में 2 पे चला जाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया है वी लुकअप, टैब दबाया मैंने, लुकअप वैल्यू मैंने बराबर वाला कॉलम आपको ले लेना है। टेबल एरे जो है वो आपकी टेबल एरे वही रहेगी जो पहले आपने टेबल ली थी, और वापस सीट 2 पे चले जाएं, फिर कोमा लगाएं, फिर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 लिख देना है, जो हमेशा लिखना चाहिए बाय डिफॉल्ट 2 आपको यहाँ से लिख देना है, और कोमा लगाने के बाद फिर फॉल्स, एग्जैक्ट मैचिंग होनी चाहिए वैल्यू की, और एंटर दबाने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे शीट 2 आ रहा है। आपको करना दोस्तों केवल इतना ही है कि यह सीट 2 की जगह आपको यहाँ पे 1 कर देना और एंटर आपको प्रेस करना है। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे 3, तो देखिए आप यहाँ पे प्लेटिना जो गाड़ी है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे सामने आ गया है। ये तो जो वैल्यू एक्स्ट्रा जो दिख रही है वो आपकी वैल्यू यहाँ से हटा दें आप, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दूसरी टेबल में जो वैल्यू रखी हुई है, जैसे 4 नंबर पे पैशन गाड़ी थी तो उसका जो पूरा रिकॉर्ड है वो आपके सामने यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 का जो रिकॉर्ड आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 2 का रिकॉर्ड, मतलब दूसरी टेबल में आप दूसरी शीट में इस तरह से रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका वी लुकअप। एक होता है एच लुकअप, तो बने रही है हमारे साथ एच लुकअप फंक्शन देखने के लिए। तो एच लुकअप जो फंक्शन होता है, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूं। देखो अभी आपने जो देखा था वो देखा था आपने वर्टिकल, मतलब आपने व्हीकल नेम, प्राइस, इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग देखा था। अब बात कर रहे हैं एच लुकअप की। तो एच लुकअप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको हॉरिजॉन्टल एच लुकअप, जो है हॉरिजॉन्टल आपको लुक देगा, और इसके लिए आप एच लुकअप लिखें। लुकअप वैल्यू, अब इसमें पहले आप बराबर वाली लेते थे, इसमें जस्ट आपको ऊपर वाली वैल्यू ले लेनी है। उसके बाद आपको कोमा लगाना है। टेबल एरे आपका वही रह जाएगा जो टेबल आपने बनाई हुई है, कोमा यहां से लगा देना है, और रो इंडेक्स नंबर लेना है। दोस्तों ध्यान से समझना, पहले आपने लिया था कॉलम इंडेक्स नंबर, ये कॉलम इंडेक्स नंबर लिया था, अब लेना है आपको रो इंडेक्स नंबर, जहाँ पे 2, 3, 4, 5। तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कि मेरे को यहाँ से डिजायर लेना है, तो मैंने यहाँ से ले लिया है 2 कोमा, और उसके बाद लेना है यहाँ से फॉल्स, और एंटर यहाँ से प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे जैसे कि व्हीकल नेम, तो आप यहाँ पे जब व्हीकल नेम लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VEHI व्हीकल नेम, स्पेलिंग आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, स्मॉल कैपिटल का कोई इशू नहीं आता, लेकिन स्पेलिंग जो है वो आपकी सही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पे जो हमने यहाँ पे लिया था 2 नंबर पे, तो 2 नंबर का जो रिकॉर्ड है वो आपका कौन सा है, तो आप यहाँ पे देखते हैं मारुति 800। हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर पर का जो रो है वो आपकी मारुति 800 ही है। डिजायर जो है आपकी 3rd नंबर पे है, क्योंकि आप यहाँ पे तीसरी रो, अभी हमने यहाँ पे लिया है 2nd रो, तो 2nd रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर है वो आपका मारुति 800 के हिसाब से आ गया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लेंगे जैसे प्राइस, तो प्राइस जो है वो 100 आ गई है, किसका, मारुति 800 का। अगर आप यहाँ पे लेंगे EMI कितनी आ रही है, तो EMI जो है वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि EMI तो देखो आंसर ही आ रहा है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो कि आंसर जो है वो राउंड फिगर में नहीं आया है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल पेमेंट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल पेमेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो टोटल पेमेंट आपका 113 रुपए जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।
और ये भी आप दूसरी टेबल पे भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको वी लुकअप के बारे में बताया, एच लुकअप के बारे में बताया। तो ये फंक्शन जो होता है वो होता है एच लुकअप, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप एक टेबल के दूसरी जगह रेफरेंस भी ले सकते हो और इस तरह से वी लुकअप और एच लुकअप को यूज में लिया जाता है। तो दोस्तों आज जो ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, इसमें आपके जितने भी जो फॉर्मूले हैं ये आपने देख लिए हैं। और इनके अलावा अगर आप किसी फॉर्मूले के बारे में अगर आप और ज्यादा डिटेल में चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट पर भी आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है नॉलेज सिस्टम, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दिए हुए हैं, जयपुर में हमारा सेंटर है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और बने रहिए रेगुलर स्टडी, घर बैठे आपको पूरी स्टडी करवाई जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।